वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रदीप चौधरी। जीके जीएस के क्वेश्चन हम देखने वाले हैं और ये क्वेश्चंस आपके लिए एसएससी जीडी और यूपी पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप हमारे साथ ज़रूर बने रहिएगा और ये वीडियो अगर आप पूरी देख लेते हैं तो आपको पता चलेगा कि आपको बहुत कुछ याद हो गया है, जो कि आपकी तैयारी को सुनिश्चित करता है, साथ ही आपके सिलेक्शन को भी सुनिश्चित करता है। हम इस बात की गारंटी ले सकते हैं कि अगर आप हमारे यहाँ से सभी वीडियो देखते रहें तो गारंटी के साथ एसएससी जीडी और यूपी पुलिस से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो हमारे यहाँ से नहीं मिलेगा। पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको वेबसाइट हमारी खोलनी पड़ेगी, तो वेबसाइट का लिंक मैं भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान सभा ने संविधान को कब अंगीकार किया था? तो भारतीय संविधान सभा ने संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया था। तो 26 नवंबर 1949 को जब अंगीकार किया था तो अंगीकार का मतलब है कि एक ट्रायल बेस पर संविधान को देखा गया था और इसके 5 से 6 आर्टिकल लागू किए गए थे। तो जो आर्टिकल लागू किए गए थे उनमें ये ट्रायल बेस पर देखा गया था कि जो संविधान बना है वो इफ़ेक्टिव है या नहीं है। और संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? आपसे पूछा जा सकता है, कई बार पूछा गया है। तो ये 9 जनवरी 1946, 9 जनवरी 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अधखिले पुष्पों का संरक्षण किस भाग द्वारा किया जाता है? तो जो अधखिले पुष्प होते हैं उनका संरक्षण पुष्पकोश की पत्ती द्वारा किया जाता है। परागकोश और स्त्री कोश, और ये परागकोश आप जानते होंगे, पुष्प का वह भाग जो फूल बनने से पहले होता है उसको परागकोश कहते हैं। पुंकेसर और स्त्री केसर, तो पुंकेसर और स्त्री केसर पुष्प के दो भाग होते हैं जो आपस में मिलकर प्रजनन करते हैं, जिसकी वजह से पुष्प या फल जो भी बनते हैं पुंकेसर और स्त्री केसर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक महारत्न है जो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है? तो इनमें से कौन सी जो एक कंपनी है वो महारत्न है? तो महारत्न कंपनी है एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। तो एनटीपीसी की फुल फॉर्म नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, और ये एक महारत्न कंपनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना भारत की श्वेत क्रांति से संबंधित है? तो श्वेत क्रांति से संबंधित है अमूल की स्थापना। श्वेत क्रांति से संबंधित है अमूल की स्थापना, और अमूल की बहुत बड़ी डेयरी गुजरात में लगाई गई थी। जब श्वेत क्रांति आई थी तो सबसे पहले अमूल की डेयरी लगाई गई थी, और बहुत बड़ी डेयरी विश्व स्तर पर है वो गुजरात में लगाई गई थी, और गुजरात के वडोदरा में लगाई गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 1920 में मूक नायक अखबार की शुरुआत किसने की थी? तो वर्ष 1920 में मूक नायक अखबार की शुरुआत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा की गई थी। ज़्यादा मैं एक्सप्लेनेशन इसीलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि लोगों को ज़्यादातर एक्सप्लेनेशन पसंद नहीं आ रहा है। अगर आप कहेंगे तो मैं हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ, साथ ही उस क्वेश्चन के संबंधित जो भी क्वेश्चन हैं वो सब मैं आपको बता सकता हूँ। पर क्योंकि कल मैंने एक जो वीडियो अपलोड की थी वो बहुत बड़ी वीडियो हुई थी, उस पर रेस्पॉन्स मुझे बहुत अच्छा नहीं मिला, तो इसलिए मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं एक्सप्लेनेशन हर एक क्वेश्चन का, हर एक चीज़ का एक ना एक एक्सप्लेनेशन है वो मैं दे सकता हूँ आपको। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का मार्क्सवादी का चुनाव चिन्ह क्या है? मार्क्सवादी हथौड़ा या हसिया। आपने सुना होगा मार्क्सवादी लेफ्ट विंग वाले होते हैं, लेफ्ट विंग और राइट विंग। जो भी आइडियोलॉजी होती है, चलिए मैं थोड़ा समझा ही देता हूँ। आइडियोलॉजी आप समझते होंगे शायद, आइडियोलॉजी मतलब मानसिकता। तो देश को मानने वाले दो प्रकार के लोग होते हैं, एक लेफ्ट विंग और एक राइट विंग। तो लेफ्ट विंग वाले जो होते हैं, लेफ्ट विंग वालों का मानना होता है कि सरकार जो साम्यवादी होनी चाहिए, नहीं, सरकार मार्क्सवादी होनी चाहिए या कम्युनिस्ट सरकार होनी चाहिए। तो कम्युनिस्ट सरकार जैसे चाइना में है। और राइट विंग का मानना होता है कि सरकार जो है लोकतंत्र होनी चाहिए जैसे भारत में है। तो लेफ्ट विंग के लोग हैं चाइना में जिनको कम्युनिस्ट भी बोलते हैं। तो कम्युनिस्टों का मानना होता है कि सरकार जो है
एक स्वतंत्र सरकार नहीं होनी चाहिए। कुल मिला के देश में जो भी लोग रह रहे हैं, जो लोकतंत्र में जी रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा अधिकार नहीं मिलना चाहिए। मार्क्सवादी लोगों की ये सोच होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से क्या पारा या मरकरी का मिश्रण है? तो पारा या मरकरी का मिश्रण अमलगम होता है। तो पारे को जब मिला दिया जाता है तो वो अमलगम बन जाता है। किसके साथ मिलाया जाता है? सिल्वर के साथ। सिल्वर के साथ जब मिला दिया जाता है तो अमलगम बन जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक रासायनिक प्रक्रिया या ईंधन हाइड्रोकार्बन और ऑक्सीजन के बीच एक प्रतिक्रिया है जिससे गर्मी और प्रकाश ऊर्जा उत्पन्न होती है और एक लौ बनती है। तो ये आप जानते हैं दहन में होता है। ये जब किसी को जलाया जाता है, देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है पर इसकी जो भाषा है ये लोगों को कंफ्यूज कर देती है। ये एसएससी जीडी ऑनलाइन में एक बार पूछा गया था। ये जो भी आपको क्वेश्चन दिखाए जा रहे हैं वो सब प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, तो मैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन ही ले रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सी फसल काली मिट्टी में उगाई जाती है? देखिए काली मिट्टी में उगाई जाती है कपास की फसल। काली मिट्टी मिलती कहाँ ज़्यादातर? गुजरात में। कहाँ मिलती है? गुजरात में। गुजरात में क्यों मिलती है? क्योंकि बहुत हज़ारों करोड़ों वर्ष पहले गुजरात की जो जगह पर एक ज्वालामुखी हुआ करती थी और उस ज्वालामुखी से फूटकर लावा निकला और लावा से ही जो मिट्टी बनी है काली मिट्टी है वो। ये बहुत उपजाऊ होती है, इसमें पानी बहुत ज़्यादा रुक जाता है इसमें पानी, तो इसलिए ये और फसलों के लिए उतनी अच्छी नहीं है, कपास के लिए बहुत अच्छी है। आप समझ ही गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कानपुर शहर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर से नाना साहेब ने किया था, लखनऊ से बेगम हजरत महल ने किया था, रानी लक्ष्मीबाई सभी जानते होंगे झांसी से किया था। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से किया था। 1857 की क्रांति के फेल होने के कारण अगर आपको पता हो तो, नहीं तो मैं बता देता हूँ। 1857 की क्रांति के फेल होने के मेन कारण थे, सबसे बड़ा कारण था जो नेतृत्वकर्ता का न होना। सबसे बड़ा कारण ये था कि कोई भी ऐसा नेतृत्वकर्ता नहीं था जिसके बेस पर कि एक सेंट्रल कमांड समझ लीजिए आप, कोई भी सेंट्रल कमांड नहीं थी, सभी अपने अपने हिसाब से चल रहे थे। दूसरी बात, देश प्रेम की थोड़ी कमी भी थी, ये बात मान सकते हैं, क्योंकि सभी जो भी लोग लड़ रहे थे, चाहे नाना साहेब हों, चाहे बेगम हजरत महल हों, चाहे रानी लक्ष्मीबाई हों, ये सभी लोग अपने पर्सनल इंटरेस्ट पर लड़ रहे थे। जैसे रानी लक्ष्मीबाई का राज्य हड़पने की नीति से राज्य हड़प लिया था डलहौजी ने, आपको पता होगा, और बेगम हजरत महल के जो पति थे उनको मार दिया था और नाना साहेब की पेंशन बंद कर दी थी। तो ये सभी लोग जो हैं अपने अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए लड़ रहे थे। हालांकि देश प्रेम से भी बहुत कुछ था इसमें, लेकिन पूरी तरह से इसको देश प्रेम नहीं मान सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पुस्तक मिल्कमैन के लिए मान बुकर पुरस्कार 2018 किसको दिया गया? तो ये जो मिल्कमैन पुस्तक है, ये पुस्तक है अन्ना वंश की, और अन्ना वंश को इसका ये दिया गया था। ये बहुत बार पूछा गया है, याद रखिएगा अन्ना वंश का। ये सभी क्वेश्चन जो हैं रिपीटेड क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सड़क घनत्व क्या दर्शाता है? तो प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में भूमि क्षेत्र की लंबाई सड़क घनत्व दर्शाती है। प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में जितनी भी किलोमीटर सड़कें बनी होंगी उनको क्या कहा जाएगा? सड़क का घनत्व कहा जाएगा। सड़क घनत्व के मामले में विश्व में सबसे फर्स्ट आता है यूएसए। सबसे ज़्यादा सड़क कहाँ पे हैं? यूएसए में। और हमारे सड़क एवं राज्य में परिवहन मंत्री कौन है? बड़े फेमस मंत्री हैं, नितिन गडकरी। कौन है? नितिन गडकरी। नितिन गडकरी ने हाल ही में टोल प्लाजा को रिमूव करने का एक प्लान बताया था कि टोल प्लाजा जो है रिमूव हो जाएंगे। तो उनकी जगह पर वो क्या चाह रहे थे कि उनकी जगह पर वो चाह रहे थे कि जीपीएस बेस्ड टोल कलेक्शन हो। जीपीएस बेस्ड टोल कलेक्शन हो। आपको पता होगा कि अगर कोई गाड़ी टोल से गुजरती है तो उसमें फास्ट टैग लगा होता है, तो फास्ट टैग से या कैश में उसके पैसा डिडक्ट होता है, जो कि टोल फीस होती है या रोड पर चलने का चार्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर, फीफा
प्लेयर ऑफ द ईयर 2018 का खिताब किसने जीता? तो फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2018 का खिताब जीता था लुका मैड्रिक ने। लुका मैड्रिक ने। देखिए ये जो 2018 में पेपर हुआ था एसएससी जीडी का, उसके सभी क्वेश्चन हैं ये, तो रिपीटेड क्वेश्चन है, आप एकदम ध्यान से इनको देखिएगा और बिल्कुल भी इग्नोरेंस इसमें आपका नुकसान करा सकती है। चलिए, 73वें संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप 1992 में भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो आपको पता होगा 8वीं अनुसूची पहले से थी, 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं अनुसूचियाँ जोड़ी गई थी। तो इनमें से कौन सी अनुसूची थी जो कि 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई थी? तो ये थी 11वीं अनुसूची। इसके बाद 74वें संविधान संशोधन 1992-93 में जोड़ी गई थी 12वीं अनुसूची। अब ये 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 11वीं अनुसूची है ग्राम पंचायत, और 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 12वीं अनुसूची है नगर निगम। नगर निगम। 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 9वीं अनुसूची है भूमि अधिग्रहण से संबंधित जो बिल हैं या ऐसे बिल जिनको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। 8वीं अनुसूची ये आपके लिए है, आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अनुसूची 12 की 12 सभी को याद होनी चाहिए, बहुत ही रिकमेंडेड है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। महाराष्ट्र के हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला नववर्ष किस नाम से जाना जाता है? तो महाराष्ट्र के हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला नववर्ष गुड़ी पड़वा के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा भारतीय निगम की भूमिका, भारतीय खाद्य निगम की भूमिका है ये, की भूमिका शामिल केंद्र है, की भूमिका में शामिल केंद्र है? तो यह कृषि ऋणग्रस्तता संबंधी कानून बनाना। ये खाद्य निगम नहीं है, ये भारतीय कृषि निगम है, गलत लिख दिया उन्होंने। तो कृषि ऋणग्रस्तता संबंधी कानून बनाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसको अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को मजबूत करने के प्रयासों के लिए 2009 के नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये सम्मानित किया गया था बराक ओबामा को। अब आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि नोबेल पुरस्कार जो होते हैं कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? चलिए मैं बता देता हूँ, 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। तो 6 क्षेत्रों में से ये जो नोबेल शांति का पुरस्कार है ये कहाँ दिया जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बराक ओबामा कौन है? तो बराक ओबामा भूतपूर्व राष्ट्रपति यूएसए के थे। कौन सी पार्टी से थे? तो ये वही पार्टी है जिस पार्टी के फिलहाल यूएसए के राष्ट्रपति हैं। यूएसए के राष्ट्रपति फिलहाल कौन है? जो बाइडन। तो ये जो बाइडन की पार्टी के जो थे बराक ओबामा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे दक्षिण ज्योतिर्लिंग मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सबसे दक्षिण ज्योतिर्लिंग मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है ये आपको पता होना चाहिए। ये तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। इसके बाद किस शक्तिशाली चीनी उद्योगपति, जो चीन का सबसे अमीर व्यक्ति है, अलीबाबा कंपनी जिसके वह सह संस्थापक थे, हाल ही में त्यागपत्र दे दिया है? तो इसका सही आंसर तो है जैक मा। अब मैं इनके बारे में बता देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कम्युनिस्ट विचारधारा है चाइना में और कम्युनिस्ट सरकार है। चाइना की सरकार है सीपीसी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, सीसीपी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। तो सीसीपी की जो सरकार है उनको कतई पसंद नहीं है कि कोई भी व्यक्ति सरकार के खिलाफ कुछ भी बोले। हमारे यहाँ तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री किसी को भी गाली दे सकते हैं क्योंकि हमारे यहाँ बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन उन पर कार्रवाई भी होती है। तो आप ये मत समझिएगा कि आप गाली देंगे तो बच जाएंगे, और न ही मैं किसी को प्रेरित कर रहा हूँ गाली देने के लिए, मैं जस्ट आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। लेकिन चाइना में किसी भी प्रकार की सरकार के खिलाफ अगर कोई बोलता है, चाहे वो कोई भी हो, उसको बख्शा नहीं जाता है। जैसे हमारे यहाँ मुकेश अंबानी है, गौतम अडानी है, उसी प्रकार से चाइना में है जैक मा। जैक मा ने थोड़ा सा सरकार के खिलाफ बोल दिया था तो उनको तुरंत लगभग 2 महीने के लिए गायब कर दिया गया था। आप समझ लीजिए एकदम से वो गायब हो गए थे और लोगों को लगा था कि शायद वो मर तो नहीं गए हैं या सरकार ने उनको मरवा तो नहीं दिया है,
पर सरकार ने मरवाया नहीं था, उनको बहुत दिन तक गायब कर दिया था। बाद में अब उन्होंने परेशान होकर अपनी जो कंपनी थी अलीबाबा ग्रुप, उससे इस्तीफा ही दे दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के कौन से प्रमुख शहर स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर राजमार्गों से जुड़ा है? तो ये दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई ये हैं। तो ये स्वर्णिम चतुर्भुज है, तो दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता ये सभी जगह पे जाता है। आपने देखा होगा। वैसे कल से मैं इसमें मैप भी लगाऊंगा, जिसमें मैप में आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरे एशियाई पैरा गेम्स 2018 का आधिकारिक शुभंकर, इसको मस्कट बोलते हैं, गैसकट लिख दिया गलत, मस्कट है ये। मस्कट क्या था? तो तीसरे एशियाई पैरा गेम्स 2018 का मस्कट जो था वो था मोमो। क्या मस्कट था? मोमो। तो अभी ओलंपिक जो हुए थे टोक्यो में, उसका मस्कट क्या था और उनका आधिकारिक वाक्य क्या था, मोटो जिसको बोलते हैं। ये सभी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप ज़रूर याद रखिएगा। बाकी अगर आप कहेंगे तो मैं ओलंपिक को लेकर, ओलंपिक के मेडल्स को लेकर एक डेडिकेटेड वीडियो ले आऊँगा, जिसमें आपको हर चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, कोई भी आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो स्वराज पार्टी के संस्थापक CR दास और मोतीलाल नेहरू थे। मोतीलाल नेहरू कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू के पिताजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उस बैक्टीरिया का नाम बताएं जो पेचिस का कारक है। तो ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जो पेचिस का कारक है? तो ये है सिगेला। कौन सा बैक्टीरिया है? सिगेला। इसके बाद पंडवानी लोक गायन शैली किस राज्य से संबंधित है? ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है। आज का लास्ट क्वेश्चन जिसको आपको बताना है, और ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता होना ही चाहिए। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मैं भी देखना चाहता हूँ कि आप कुछ पढ़ भी रहे हैं या बस ऐसे ही चल रहा है सब। तो तरलीकृत पेट्रोलियम गैस में क्या शामिल होता है? आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।